This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Mass Tiles and Sanitation, Hayat Hospitals, RK Constructions and NPS Degree College. वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। सबसे पहले तो हमारी सारी टीम की तरफ से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं और जो इंजीनियर्स नहीं भी हैं, उन तमाम को हैप्पी इंजीनियर्स डे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी ज़िमन में उन लोगों को बुलाया जाए जो इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी दूसरे मैदानों में अपना नुमाया किरदार दे रहे हैं और अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब असदुल्ला खान ज़की साहब और जनाब मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब। इन दोनों में ही इंजीनियरिंग के अलावा एक और कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही एजुकेशन फील्ड में अपना नुमाया किरदार अंजाम दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो तालीमी सतह गिरी हुई है हमारे देश में या फिर हमारे रीजन में, उसे जितना हो सके उभारा जा सके। तो मैं सबसे पहले तो जनाब असदुल्ला खान ज़की के बारे में बता दूं कि इन्होंने जब 2008 में इन्हें चूज़ करना था अपना इंजीनियरिंग, तो इन्होंने सीटी की रैंकिंग के बाद इन्हें आराम से बैंगलोर के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला था, मगर इसके बावजूद भी आपने ड्रॉप किया और आपने ये बात ठानी कि अगर मैं पढ़ूंगा तो अपने होम टाउन में पढ़ूंगा, वरना नहीं। तो इसके बाद आपने बसव कल्याण इंजीनियरिंग कॉलेज में 2008 में एडमिशन लिया। तो मेरा सबसे पहले सवाल आपसे है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं और फिलहाल एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और उसके अलावा भी आप एक एकेडमी जो आर्ट्स और कॉमर्स की है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग आपको ये सवाल पूछते होंगे कि आप हैं इंजीनियरिंग फील्ड से और आप काम कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, और इंजीनियरिंग फील्ड से जुदा एजुकेशन फील्ड के लिए कॉमर्स और आर्ट्स, तो ये सवाल कहीं ना कहीं लोग आपसे पूछते होंगे। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन का मसला नहीं है कि मैं इंजीनियर और बीएड दोनों हूँ। मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई किया 2008 से 12 तक। 2012 में कंप्लीट हुआ डिस्टिंक्शन और मेरा गेट भी क्लियर हुआ। फिर मैं एमटेक के लिए चला गया बीएमएस कॉलेज इन बैंगलोर, एक वन ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। वहाँ 2 साल मैंने एमटेक पढ़ाई की जी। तो ऐसा भी नहीं कि मेरा तालीमी सतह कम था इंजीनियरिंग का, ऐसा भी नहीं है। मेरा रिसर्च पेपर भी है IEEE में और उसका कॉन्फ्रेंस पेपर मेरा एक्सेप्ट हुआ है प्रोजेक्ट का। लेकिन असल में एजुकेशन में आने का मकसद यही है कि जब मैं एमटेक पढ़ रहा था उस वक्त मैं टीच फॉर इंडिया नाम की एक NGO के कुछ एड्स भी मैं देख रहा था जी। उसके कुछ वीडियोस देख रहा था कि किस तरह से इंडिया में लो इनकम अंडर रिसोर्स स्कूल्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, लो बजट स्कूल्स, वहाँ के बच्चे किस तरह से सफ़र कर रहे हैं जी। उनको किस तरह से तालीम में वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, वो मैं देख रहा था। और मेरा बैकग्राउंड भी आप देखें, 4 साल जो मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की उस वक्त का जो एक्टिविज़म रहा है वो कहीं ना कहीं एक तालीम से जुड़ा हुआ काम है जी, कि भाई आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए मैं टीच फॉर इंडिया से जुड़ गया। वहाँ पे 2 साल मैंने फेलोशिप की जी। 2 इयर्स फेलोशिप हैदराबाद में एक लो इनकम अंडर रिसोर्स स्कूल में मैंने 2 साल पढ़ाया वहाँ जी। ऐसा था उस स्कूल में कि मैं 4th और 5th ग्रेड का टीचर था जी। सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाता था जी। 4th का मैं क्लास टीचर और सुबह से शाम तक उसी क्लास में रहूँ, मदर टीचर 4th का मदर टीचर एक्सेप्ट लैंग्वेजेस। फिर बच्चे आगे बढ़े तो मैं भी आगे बढ़ा, 1 साल 5th पढ़ाई। तो इसी साल मैं सोचा कि, और उसमें फ़ायदा ये हुआ कि 12 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, 15 में एमटेक कंप्लीट जी। फिर 15 to 17 में टीच फॉर इंडिया की फेलोशिप 2 साल मैंने पूरी की। तो उस वक्त हुकूमत का भी ये ऐलान आया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है NCT, उसने अलाउ किया कि इंजीनियरिंग लोग भी, इंजीनियरिंग जो पास है वो बीएड कर सकते हैं जी। तो मैं पहला कैंडिडेट था यहाँ पे जो एमटेक के बाद बीएड में इनरोल किया। आपने कुछ CM से आप कुछ टच में भी थे? हाँ, वो चीफ मिनिस्टर साहब से भी, खैर वो एक इशू दूसरा है जी। लेकिन बीएड मेरा साथ ही साथ यही बीदर से कंप्लीट हुआ। और आप बीदर से पहले शख्स थे? हाँ, एमटेक प्लस बीएड जी। शायद मैं पहला शख्स हूँ कर्नाटका में
जो कंप्लीट किए हूँ। और मेरा CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्लियर है। TET को लेकर के कुछ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका कलबुर्गी बेंच में एक इशू चल रहा है, उसका मसला इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट B.Ed कर सकता है, तालीम मैदान में आगे आ सकता है, ये खुद गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो मैं जनाब मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग से जानना चाहूँगा कि आपका इंटेंशन क्या था तालीमी मैदान से जुड़ने के पीछे। पहले तो सबको इंजीनियर डे की मुबारकबाद। और आपका जैसा सवाल था कि मैं कैसे इंजीनियरिंग फील्ड से जो है एजुकेशन फील्ड में आया, जी, तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स होते हैं जो अपना प्रोफेशन कैरी करते हैं आगे जी, और सक्सेसफुल भी होते हैं वो लोग अपने अपने फील्ड में। जी, बट एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट मैंने खासकर ऐसे लोगों को देखा, और स्पेशली जनाब अब्दुल खदीर सर जो हैं हमारे, वो भी एक इंजीनियर ही हैं। तो उनको मैंने देखा कि उन्होंने अपना करियर ऐसा बनाया कि कई बच्चों के करियर्स बनाने के लिए मदद की उसमें। जी, तो काफ़ी चीज़ ऐसी थी कि मेरे को इंस्पायर कर गई। मेरे को लगा कि अब्दुल खदीर सर जब ऐसा सोच सकते हैं तो उनका स्टूडेंट होते हुए और उनसे इंस्पिरेशन लेते हुए मैं भी ऐसे कुछ स्टार्ट करूं। आज वो जो मुकाम पे हैं, जिस मुकाम पे वो सर्व कर रहे हैं, वो लाजवाब है। वो सारी इंडिया क्या दुनिया में कई अरब कंट्रीज़ हैं, कई जगह हैं, उनको जो है नेम एंड फेम है। और सर्विंग फॉर आप सोसाइटी बोल सकते हैं, जी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, उन्होंने सारी सोसाइटी को मदद की। तो ये जज्बा मेरे अंदर भी आया था एज ए स्टूडेंट। उनको जब मैं पहली बार मिला था, जी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, GND से, यहीं से विदा से की। फिर उसके बाद में मैंने MNC में एज अ जनरल मैनेजर जॉब भी की। जी, एक ऐसी एज में मैंने सब कुछ पाया जो लोग सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं। सब कुछ मेरे पास था, अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी, हर वो चीज़ जो एक स्टूडेंट सोच सकता है, वो सब चीज़ मेरे पास थी। बट कहीं ना कहीं दिल में मेरे एक ऐसा था कि जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया, घर का वापस आया, 1 साल यहाँ पे रह के फिर NPS इंस्टीट्यूशन का मैंने इब्तिदा किया, स्टार्ट किया। तो ये मेरी ऐसी एक छोटी सी, आप बोल सकते हैं कि जर्नी थी, जी, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू एन एजुकेशन फील्ड, जस्ट टू सर्व। और छोटा सा, आप यकीन मानिए, एक छोटा सा माइनर सा जो है, मैं भी एक पार्ट उसका बन सकूं जो अपनी सोसाइटी को सर्व कर सके। तो आपके लिए एक गौरव की बात होगी। जी जी बिल्कुल। मैं कई ऐसे लोग हैं, मैं बताना चाहूँगा जिनसे मैं इंस्पिरेशन लिया हूँ, जो मेरे सीनियर्स हैं और जो मेरे जो है टीचर्स रह चुके हैं, जो मेरे मेंटर्स रह चुके हैं। आसिफ सर है इसमें, अब्दुल खदीर सर हैं, और काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे जिन्होंने कम्युनिटी को सर्व किया है, सोसाइटी को सर्व किया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ जो बैकवर्डनेस है वो दिखाया उन लोगों ने। जी, तो ये मेरी इंस्पिरेशन थी कि मैं अपने दिल की सुनूं और इंजीनियरिंग से निकलकर एजुकेशन फील्ड में आऊँ। देखिए, धीरे धीरे काफ़ी समानताएं इन दोनों शख्सियतों में सामने आ रही हैं। दोनों ने ही अपने एक अच्छे जॉब को छोड़ा है अपने एक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा कि जो पर्सनली चीज़ मैंने फील की है, मेरा जो PUC हुआ है वो मेरे होम टाउन से हुआ है, फिर वहाँ से निकल करके मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, और वहाँ जाने के बाद ये बात और है कि लिटरेसी रेट साउथ का ज़्यादा है, और मेरा भी पूरी क्लास में परसेंटेज ज़्यादा था। हालांकि मैं फिज़िक्स में ड्रॉप आउट था, इसके बावजूद भी फिर भी जब वहाँ के लोग, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, जब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात आती थी तो मैं उनसे बिल्कुल जुदा पाता था। अब मेरे पास कोई भी एक उनकी तरह मेंटालिटी नहीं थी, उनकी तरह मेरे पास से कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं उनकी तरह सोच नहीं पाता था जिस तरह से वो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से साउथ में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, फिर भी ब्यूरोक्रेट्स नॉर्थ से आते हैं। तो इसमें क्या क्या खामियां हैं साउथ में कि आप लिटरेसी रेट इतना हाई होने के बावजूद भी हम लोग नॉर्थ से कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में अभी भी पीछे हैं। तो उसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है और उसके पीछे की वजूहात क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो देखिए, जैसे आप बताएं कि लिटरेसी रेट हमारा अच्छा रहते हुए भी जी, हमारे जो करियर ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, बच्चों के पास बहुत लिमिटेड आ जाता है। बिल्कुल, कि आप गो फॉर नीट और आप जाके जो है इंजीनियरिंग या डॉक्टरी आप बन सकते हैं, मेडिकल फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग हम ब्लैकआउट कर दे रहे हैं बच्चों को कि आप नहीं कर सकते। अब जैसे कि सर भी हैं, सर जो है UPSC की तैयारी कराते हैं,
तो ये अपॉर्चुनिटी जो इंस्टीट्यूशन सर का दे रहा है, ये हर जगह नहीं अवेलेबल होता साउथ में। ये बहुत कम इदारे ऐसे होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं, जो बच्चों को बताते हैं कि आपका टैलेंट, अब जैसे कि होता है कि आप क्रिकेट की टीम बनती है, हर कोई बैट्समैन तो बन नहीं सकता, उसमें बॉलर भी चाहिए आपको, उसमें कीपर भी चाहिए आपको, उसमें आपको जो फील्डर भी चाहिए। तो उसी तरह से हमारे पास सबसे हमारी जो परेशानी है बच्चों के साथ कि उनको करियर गाइडेंस सही नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो लोग खुद ऑप्ट नहीं कर सकते। और बनिस्बत इसके कि नॉर्थ में होता ये है कि वो लोग क्लियर होता है अपने विजन कि हमको इंजीनियरिंग करना है, हमको यूपीएससी जाना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको जो है ब्यूरोक्रेसी में जाना है। तो ये वो लोग का जो माइंडसेट होता है ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। हमारे पास से मुश्किल ये है कि बच्चा जब जैसे ही पीयूसी पास करता है, इज़ जस्ट ब्लैंक थिंग, चीज़ें थोपी जाती हैं उस पर ज़रूरी आप ये बताते हैं कि आप करना ही ये है। तो वो टैलेंटेड किसी चीज़ फील्ड में होता है, पढ़ना, कई लोग साइंस में बहुत अच्छे होते हैं, उनको जो है कॉमर्स की तरफ ढकल देते हैं। कोई कॉमर्स में बहुत अच्छा होता है, तो आप ये सोचते हैं कि बीकॉम करके करेगा क्या, एमकॉम करके करेगा क्या बच्चा, ये करेंगे क्या बच्ची। तो आप क्या करते हैं, उनको जो है साइंस की तरफ, तो उनकी एबिलिटी, आप शार्पनेस जो है उसको डल कर देते हैं जी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से यही है कि हम बच्चों को उनका करियर ऑप्ट करने नहीं देते और उनका लिमिटेशन कर देते हैं, उनके जो आपके जो सोचने का तरीका है या जो ऑप्शन है उसको बहुत लिमिटेड कर देते हैं। जी जनाब असदुल्ला खान ज़की साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इत्तेफाक तो मुकम्मल इत्तेफाक है, जी। बस मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा इसमें। एक 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं इसको लेकर के। जी एक पहली बात, जैसा कि उन्होंने कही इंजीनियर साहब ने, अवेयरनेस है कि भाई डिफरेंट फील्ड्स का इल्म नहीं है पहले तो, कि भाई पीयूसी के बाद ये फील्ड्स भी हैं, डिप्लोमास हैं, अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, इनकी जो है अवेयरनेस में कमी है स्टूडेंट्स को लेकर के। फिर दूसरा है स्कूलिंग किस सतह पे होती है जी। वो भी एक इम्पैक्ट करता है बच्चे के पर्सनालिटी पे। पिछले 1 साल में 50 स्कूल्स की मेंटरशिप करने का मौका मिला, एक अराउंड 1000 टीचर्स को ट्रेन करने का भी मौका मिला मुझे गुलबर्गा डिवीज़न में, जिसमें बीदर के भी कुछ स्कूल थे। तो देखने में ये आया है कि पढ़ाई के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाते हैं एट द एंड, कि हम सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ाना चाहते हैं टीचर्स, ऐसा लगता है। और पेरेंट्स भी उसी के लिए भाग रहे हैं, मार्क्स जिसको कहा जाता है बेसिकली, कि बच्चा मार्क्स ज़्यादा लाए काफ़ी है। लेकिन पढ़ने के साथ उससे हासिल होने वाली स्किल्स क्या हैं जी उसकी तरफ कम तवज्जो दी जाती है। जैसा आप मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उससे हासिल क्या हो रहा है आपको, स्किल्स एट द एंड क्या मिल रही है, तो वो पता नहीं है, ना टीचर को पता है ना स्टूडेंट को पता है। तो उससे स्किल्स यही मिलती हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चे के अंदर पैदा हों, कम समय में प्रॉब्लम को समझे, जी कम समय में प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करें। ये जो स्किल्स हैं अल्टीमेटली जो हासिल होना है वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो जा रहे हैं स्कूलिंग में। लैंग्वेज की बात करें तो आज बच्चा कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाता है, ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाता है, ना उर्दू अच्छे से बोल पाता है, ना कन्नड़ी ज़बान अच्छे से बोल पाता है। जी बस वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पढ़े उतना स्कोर ले ले, लैंग्वेज पे कोई उपूर नहीं है बच्चों पे। अल्टीमेटली कम्युनिकेशन स्किल चाहिए बच्चे में, कोई भी ज़ुबान हो, ना अपने ख़यालात को इजहार कर सकता है, ना बात कर सकता है सही से, ना उसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है बात करने के लिए, ना ये नॉवेल्स पढ़ने में दिलचस्पी है। तो ये स्कूलिंग के अपने ड्रॉबैक्स हैं, एक है अवेयरनेस की कमी, दूसरा है स्कूलिंग के ड्रॉबैक्स, फिर तीसरा है पेरेंटल रोल। ये भी एक वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर हैं बच्चे के करियर चॉइसेस में डिसीजन के। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि एक पेरेंट है पढ़ा लिखा है, एक पेरेंट है अनपढ़ है, तो दोनों के सिचुएशंस अलग अलग हैं। अनपढ़ पेरेंट को पता नहीं है जी तो उसका फ़ायदा ये है कि बच्चा अपनी मर्जी वाला कोर्स भी कर सकता है, जी उसका अपना एक फ़ायदा भी है। पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं तो वो दबाव डालेंगे बच्चों पे, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज हो सकता है। बट एट द एंड मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स ऐसे जो रिच हैं और या अनपढ़ हैं, रिच हैं या अनपढ़ हैं, और जो अपने बच्चों को समय दे सकते हैं कि भैया तू कर क्या करना है, 1-2-3 साल तेरे मन मर्जी का करके वापस आ जा, तू फेल हो रहा है हम तेरे साथ ठहरे हुए हैं, तू पास हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो ये एहसास की भी कहीं ना कहीं कमी है, ये सपोर्ट बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, पेरेंटल सपोर्ट। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी जी। उसके लिए, मगर मैं इसमें अगर एक पॉइंट ऐड करूँ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, क्या वो इन चीज़ों पे खड़ी उतरती है जितने भी नुकात आपने पेश जी किए? जी जी। तो अभी देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन तो 2024 से शायद हो जाएगा इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से। तो वो स्किल्स की ही बात करती है। जी। अभी आप देखेंगे कि अभी मैं जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ, वो इसी एनईपी के आते ही अपना पूरा मॉड्यूल चेंज कर दिया उसने। उसने बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो स्किल्स की बात करती है, वो स्किल्स तो एक IAS ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी है, शुरू से पढ़ाए जाने चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का उसको नॉलेज हो, लॉजिकल रीजनिंग उसको आती हो, एप्टीट्यूड आता हो, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में वो परफेक्ट हो। तो ये सब चीज़ें की बात जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है, और ये होना भी चाहिए एक तालीमी इंस्टीट्यूशन में, ये ज़रूरी भी है। और इसके अलावा भी पॉलिसी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने की भी बात करती है कि भाई मुझे ये शौक़ नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ना है तो कुछ और आप चूज़ कर लो, कोडिंग पढ़ लो, कुछ और पढ़ो। मतलब आप चूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आप चूज़ कर लीजिए, साइंस के कुछ सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, तो इसके पे भी तवज्जो दिलाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि पेरेंटल सपोर्ट चाहिए। स्कूलिंग में टीचर्स का किरदार जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बच्चों में अवेयरनेस की कमी है। फिर चौथी चीज़ जो आखिरी बात है वो ये है कि जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं, इसको बदलना चाह रहे हैं, वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जी। वो हिम्मत नहीं करने की वजह ये है कि उनका माश ठीक नहीं है, फिनंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। अब इसमें भी आप देख लीजिए कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट दे आर बाउंड टू डू द जॉब, 9 to 5 जॉब। हर किसी को ये मौका नहीं मिला है कि वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाह रहा है वो करे, ज़्यादातर फिनंशियल कंडीशंस की वजह से। आपके इसी नुक्ते पर मेरा अगला सवाल है कि हर साल हिंदुस्तान में तकरीबन 10 लाख के करीब तलबा व तालिबात जो है ग्रेजुएट होते हैं, और उनमें से जो 60% स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बावजूद भी महिंद्रा के जो CEO और MD हैं, उनका कहना है कि जो टॉप 10 IT कंपनीज़ हैं वो सिर्फ 6% इंजीनियर्स को हायर करती है, बाकी 94% का क्या होता है। उन्होंने एक नुक्ता इसमें और भी ऐड किया कि वो बताते हैं कि चलो भाई, अब कुछ भी नहीं है ऑप्शन तो इंजीनियरिंग है, कुछ भी नहीं है तो इंजीनियरिंग है, तो वैसा इंजीनियर से लोग क्या उम्मीद रखेंगे। तो इस पर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इंजीनियरिंग फील्ड को मैं कहूँगा आलूदा कर रहे हैं लोग, जिस तरह से थोप रहे हैं, तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दाम लेने चाहिए? जैसे इंजीनियरिंग फील्ड की ऐसी हालत क्यों है, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। देखिए, एक्चुअल में जितने इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं जी साल भर में, कई कंट्रीज़ की इतनी पॉपुलेशन होती है, छोटे जो कंट्रीज़ होते हैं उतने इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? 0। इन्वेंशंस में हमारे स्कोर्स 0 रहते हैं, हमारे पास ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं होती। सपोज कीजिए कि एक छोटा सा कंट्री है वर्ल्ड का, उसकी इक्विवेलेंट पॉपुलेशन हम इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जी, जिसमें एक्सेलेंस ही नहीं है। वो लोग, कैसा होता है स्टूडेंट को, जब आप फोर्सफुली ये करेंगे, मगब करके वो पढ़ लेगा, कैसे भी करके ख़त्म कर लेंगे अपनी इंजीनियरिंग, लेकिन ही और शी विल नेवर हैव दैट ग्रिप ऑन द सब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो खुद में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते कि मैं ये जॉब के लायक हूँ, शायद मैं इंटरव्यू फेस नहीं कर पाऊँगा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो छोटे मोटे जॉब्स ये वो सब ऑप्ट कर लेते हैं। कई लोग बहुत टैलेंटेड रहते हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं, कई बैंकिंग सर्विसेज है, कई दूसरे सर्विसेज है, इसमें जो है एग्ज़ाम्स देके मजबूरी में वो लोग अपना करियर डाइवर्ट कर लेते हैं। और कई ऐसे रहते हैं, जैसे कि सर ने फरमाया कि इनोवेशंस बहुत कुछ है उनके पास करने के लिए, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि कुछ फैमिली रीजंस रहते हैं। आपको तो मालूम है, अगर फाइनेंशियली आदमी वीक हो जाए, अपने डे टू डे अगर अपने ज़रूरियात पूरे नहीं कर सके, तो वो आदमी जो है कुछ सोच भी नहीं सकता है। जी, फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही रहेगी। तो 60% जो आप बता रहे कि फिगर हमारे पास इंजीनियरिंग के निकलते हुए प्रोडक्टिविटी सिर्फ 6% की रहती है, दैट्स ऑफ 10%। 90% इंजीनियर जो है प्रोडक्टिविटी दे नहीं पाते, तो उसके पीछे रीज़न यही है
कि फोर्सफुली अगर आप बच्चों को भेजेंगे अंदर, वो कंप्लीट तो करके निकल जाएंगे बट ब्लैंक हो जाएंगे अपनी लाइफ में। जी। उनको ये भी नहीं मालूम रहेगा कि अपनी फील्ड को परस्यू कैसे करना है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, बेंगलोर में एक 3 या 4 बच्चे इंजीनियर थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए, बहुत जगह जॉब के लिए कोशिश किए, नहीं हो पाया उनका, क्योंकि कट ऑफ रेट ज़्यादा था, परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट थे वो ज़्यादा थे, और जो उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वैसे हो नहीं पाए। तो वो लोग क्या किए, एक अपना वर्कशॉप शुरू कर लिया। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस वी नीड टू बिल्ड इन स्टूडेंट्स। एक वर्कशॉप शुरू किए, वो बताए कि हम गराज स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो फेलो उनके दोस्त हैं हम बोले हम फलां कंपनी में काम कर रहे हैं, फलां कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम गराज खोलेंगे, तुम वर्कशॉप खोलेंगे। तो इंजीनियरिंग आपकी क्या करती है, थिंकिंग स्किल को शार्प करती है। अगर वो स्टूडेंट समझ सका, तो वो लोग क्या किए, एक्सक्लूसिवली हम मर्सिडीज़ का, क्योंकि मर्सिडीज़ के जो शोरूम्स होते हैं वो कम होते हैं, जो उनके रिपेयर सेंटर होते हैं वो कम होते हैं, तो जो कार है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में। तो क्या करेंगे, वो बैठ कर सोचेंगे कि हम लोग जो है उन्हीं को अटैक कर लेंगे जी। तो विल मेक मनी आउट ऑफ इट। यस। क्योंकि हम लोग पढ़े 4 साल ही हैं, जी। हम किसी की ज़रूरी नहीं है कि जॉब करें, हम क्या कर सकते हैं उसमें फील्ड में, हम क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। हमारे पास ये होता है कि मैकेनिक इज जस्ट मेंट के जो अनपढ़ होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है बचपन से या फिर जवानी की एज से जाके जो काम कर सकता है वही मैकेनिक है। तो दे मेड अ करियर आउट ऑफ इट। तो दिस आर द थिंग्स लैकिंग, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होता है लोगों को, बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होता है। 70 आप कर रहे हैं, बच्चा चाह रहा है कि मैं BSc MSc करके कोई केमिस्ट बन जाऊँ, कुछ मैं जो है इनोवेशन लाऊं, उसको आप ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कर दे रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाएगा अपनी लाइफ। इंजीनियर तो बन जाएगा, सिर्फ उसके हाथ में एक पेपर आ जाएगा कि वो इंजीनियर है, वो खुद सारा ज़िंदगी कंफ्यूज रहेंगे। तो गवर्नमेंट में आप जो बोले पॉलिसी भी यही बता रही है, अगर कोई गिटारिस्ट बनना चाह रहा है तो बन सकता है, कोई अगर इलेक्ट्रिशियन बनना चाह रहा तो बन सकता है, एंड ही कैन इनोवेट। मालूम है आपको 1.3 बिलियन की आबादी में हमारे पास इनोवेशन क्या होता है। एक इंजीनियर है, मैं परसों ही पढ़ रहा था, वो बता रहा था कि मैं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। जी। सब कुछ मिलने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो आर्टिफिशियल लिम्ब बनाते हैं, लिम्ब एंड जो लेग्स और आपके जो हैंड होते हैं, जी, जी। इज सर्विंग द कम्युनिटी, उसको वहाँ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कुछ प्रॉफिट नहीं ले रहा उससे। प्रॉफिट इज आप एक लेवल पे आके प्रॉफिट आपके लिए मायने नहीं रखता। तो ये कमी है हमारे पास कि आप जो उनको आगे कर, और कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो डिजर्विंग, जो पढ़ना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग, जिनके दिल में है कि कुछ करें लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। जी। सीट खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स उनको ले लेते हैं सिर्फ पेमेंट सीट्स वगैरह, तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। जी जनाब असदुल्ला खान ज़की साहब, आपके ख्यालात में जानना चाहूँगा इसमें। तकरीबन बातें तो आ चुकी हैं, मैं कुछ एक उसूली बातें रखते हुए ख़त्म करूँगा। देखिए, इसको हम दर्जेबंदी कर सकते हैं 2 टाइप के कॉलेजेस में। जी। एक अच्छे कॉलेजेस, एक ज़रा कम अच्छे कॉलेजेस। अच्छे कॉलेजेस आज के दौर में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसको कहता है जिसमें कैंपस प्लेसमेंट होता है। जी। कम अच्छे कॉलेजेस जो मजबूरी में बच्चा हासिल करता है। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपको नौकरी बाहर जा कर के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी। जैसे ही आप पढ़ाई मुकम्मल करने के करीब हैं, फाइनल ईयर में हैं, चाहे वो बीटेक हो एमटेक हो, तो कंपनीज खुद आपके कैंपस को आएंगी, आपका इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी एप्टीट्यूड है ले लेंगी, वहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जी। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज हुआ। सीईटी में जिसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है तो वो टॉप 10 कॉलेजेस लिस्ट आउट करता है। हाँ भाई, बेंगलोर में है, रामैया है, BMS है, RV है, पेसिट है, जो भी है, ज़रा अम्बेडकर है, ऐसे UVC है, तो ऐसे कॉलेजेस पॉइंट आउट करके वहाँ पे दाखिला लेता है। और ये कौन जाता है, ये बच्चा जिसकी रैंकिंग अच्छी है। इसका मतलब है अल्टीमेटली जो अच्छा है। वहाँ पे होता क्या है वो अलग बात है, पढ़ाई का लेवल क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अच्छा पढ़ने वाला अच्छी जगह गया और वो अच्छा परफॉर्म किया, कंपनीज ने आकर के उसको रिक्रूट कर लिया। जी। कम अच्छे कॉलेजेस का मसला ये है कि वहाँ पे जो पढ़ाई का लेवल है, जैसा मैं भी पढ़ा हूँ, एक मिडिल कॉलेज जिसको बोलेंगे, जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्लास होती है, आप रेगुलर जाओ कॉलेज। फिर मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ, तो आपकी प्रोग्रामिंग लैब रहती है, प्रैक्टिकल करना रहता है, तो एक मैनुअल दे दी जाती है। जी। उसको रट्टा मारो, एग्जीक्यूट करो, देख के लिखो, बात ख़त्म। तो पढ़ाने वाले को नहीं मालूम कि इसको पढ़ाना कैसे है जी। प्रैक्टिकली, पढ़ने वाले को नहीं मालूम कि इसको पढ़ना कैसे है।
तो इसमें होशियार बच्चा भी कम होशियार के बराबर हो जाएगा इंजीनियरिंग में। तो ये मसला है, तो इसीलिए टैलेंट कम अच्छे कॉलेज से बाहर नहीं आ पाता है। अच्छे कॉलेज के बच्चे तो अच्छे ही रहते हैं, उनके पास कोई मसला नहीं है। तो डिमांड एंड सप्लाई का मसला यहाँ से शुरू होता है। मार्केट में डिमांड जो है अच्छे लोगों की है, तो सप्लाई जो है कम अच्छे लोग हो रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट उनका नहीं हो पाता है कम अच्छे लोगों का, तो कॉल सेंटर्स पे चले जाते हैं, कुछ दूसरी जगह चले जाते हैं। अब बच्चे वो लोग जो अच्छे कॉलेज के होते हुए भी ज़रा दिमाग में कीड़ा है, तो नौकरी नहीं करेंगे, कुछ अपना स्टार्टअप डाल लेंगे। टैलेंटेड लोग जी। स्टार्टअप शुरू कर देंगे, कुछ कर देंगे। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बेंगलोर में, तो IIIT के लोग हैं पढ़े हुए, तो उन्होंने क्या किया, जॉब करते करते छोड़ दिए। अब करना क्या है कि हम अपना खुद का स्टार्टअप चालू करेंगे, चालू करके उन बच्चों को अडॉप्ट करेंगे जो कम अच्छे कॉलेज के हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे, मार्केट में लाएंगे। तो ये उनका अपना नज़रिया है जी। लेकिन पहले फाइनेंशियल साउंड हो गए, वो कमाए, पहले अच्छा पैसा कमाए करके ये काम किया। तो डिमांड एंड सप्लाई का ये मसला है। कॉलेजेस कम मियारी के हैं, AICTE के नॉर्म्स हैं, लेकिन उस हिसाब से क्वालिफाइड भी हैं। कहीं ना कहीं हमारा इवैल्यूएशन तरीका चेंज होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, मार्केट में रियल टाइम चल क्या रहा है उसकी तालीम पहले कॉलेज में दी जाए तो बेहतर है। आप आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, रियल टाइम पे कुछ और प्रोजेक्ट है। अब मैं अच्छे कॉलेज का भी पढ़ा हुआ अगर हूँ तो मुझे वो कंपनी जो है कुछ और सिखाएगी, पहले सिखाएगी, बाद में जो है मुझे काम का मौका दिया जाएगा जी। तो रियल टाइम से ज़रा कम रिलेशन हमारे कॉलेज का हुआ है, तो इसीलिए ज़रा कमी हो रही है टैलेंट्स में जी, और कुछ नहीं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं पहले बोलना चाहूँगा, इंजीनियर्स को मैंने काफ़ी करीब से देखा है। अभी एक इंजीनियर के अंडरिंग में काम कर रहा हूँ, और मेरे खुद के बड़े भाई वो खुद एक इंजीनियर हैं, BMS से उन्होंने इंजीनियरिंग किया है। कुछ दिनों पहले पेंडेमिक की वजह से उनके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे, और जैसे ही उनका लास्ट पेपर हुआ, उन्होंने, बड़े भाई ने स्टेटस लगाया था कि आज से मैं भी बेरोजगार हूँ। तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से इंजीनियर्स को मैंने देखा है, मगर आज जो इंजीनियरिंग के ख्यालात मैं देख रहा हूँ वो काफ़ी जुदा है मुझसे, और काफ़ी मैं इससे सीख रहा हूँ। और मेरे उस्ताद भी कई रह चुके हैं जो खुद भी, जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी। उसी में से एक उस्ताद के, मैंने उनसे पूछा था कि सर आपने इंजीनियरिंग से क्या सीखा, तो उन्होंने बताया था कि इंजीनियरिंग एक हुनर है जो आदमी को पानी बनाती है, और आप पानी को किसी भी बर्तन में डाल दीजिए वो उसकी सूरत इख्तियार कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इंजीनियरिंग से क्या सीखा है, वो किताबी अल्फाजों से हट कर वो क्या ख्यालात है आपकी इंजीनियरिंग को लेकर के, जनाब असदुल्ला खान ज़की साहब। देखिए, इंजीनियरिंग से अगर कॉमन भाषा में बात की जाए, काम कंटेंट से हट करके जी, या हमारे सब्जेक्ट से हट करके, सब्जेक्ट का ऐसे कौन से स्किल जो आम जिंदगी में भी मदद देते हैं जी। अब चूँकि मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैंने ये सीखा उससे कि अननोन मशीन से बात कैसे की जाए, या एक ऐसा जी। इंसान है उसकी लैंग्वेज में कैसे बात की जाए, उसको कैसा समझा जाए, क्योंकि हमारा काम रहता है कंप्यूटर से बातचीत करने का, उसकी प्रोग्रामिंग अलग रहती है। कंप्यूटर हमारी आम भाषा नहीं समझता है, तो उसको ट्रांसलेट करना है, कंपाइल करना है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उससे ये बात तो समझ में आई कि आम लोगों से जिनसे मिले नहीं हैं, जिनसे बातचीत नहीं किए हैं, कभी उनको समझे नहीं हैं, तो उनसे कैसे इंटरैक्ट हो, ये बात सीखने को मिली है। फिर इंजीनियरिंग का आप टोटल मॉड्यूल देख लें तो उसके इंटरनल एग्ज़ाम्स, एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स और उसके वाइवा वाला प्रोसेस, तो ये सब चीज़ों से जो बात सीखने को मिली है कि कम समय में आप अपना टारगेट अच्छे तरीके से कैसे अचीव करें। जी ये बात पूरे 4 सालों में हर इंजीनियर सीखता है। जी हर इंजीनियर हो, किसी भी तरीके का इंजीनियर हो, वो सीख जाएगा कि कम समय में अपना टारगेट अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे अचीव करें। जी तो ये बात उसके समझ में आएगी, ये जो मैंने भी ये बातें इंजीनियरिंग से सीखी हैं। जी। मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब। सर ने जैसा बताया कि कम टाइम में आप अपना टास्क कैसे पूरे कर सकते हैं, ये तो हम लोग जैसे इंजीनियर होते हैं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से जान लेते 4 साल में।
प्रेशर हैंडलिंग बहुत अच्छी हमको 4 साल में इतने सब्जेक्ट्स इतने वाया आपका इतना इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं कंटिन्यू, तो जो प्रेशर आपके ऊपर कांस्टेंट बना रहता बनिस्बत दूसरे कोर्सेज का, वो चीज़ आपको लाइफ में बहुत अच्छा ट्रेन करती है कि आप प्रेशर सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करें। मतलब वो एक मीम मैंने देखा था, मतलब वो एक्चुअल में सही है कि इंजीनियर को एंजाइटी नहीं होती। नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कुछ देख लिए होते हैं जी। तो प्रेशर और मेरा जो डिपार्टमेंट था उसमें प्रिसिशन आपका कैलिब्रेशन, आप बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट पे रिस्क लेते हैं और पॉजिटिवली रिस्क लेते हैं हर चीज़ में। हर चीज़ को कैलकुलेट करके आप अपना टाइम उसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे, बेस्ट उससे कैसे निकालेंगे। अब सर का CS था, कंप्यूटर साइंस था, मेरा मैकेनिकल था, तो हम लोग ऐसे थे कि डेडली थिंग्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइफ में, मतलब कि मशीन से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं। ये चीज़ आपको कैसा आपका जब आप एक कम्युनिटी में जाएंगे, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है कि आप किसी से कैसे इंटरेक्शन रखेंगे, प्रेशर सिचुएशन में कैसे काम करेंगे, आपके रिलेशंस कैसे होंगे सबके साथ। और 4 साल में एक जो इंजीनियर नाम का प्रोडक्ट निकलता है, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, वो आपका टॉप लेवल के इंजीनियर हो या फिर बैकलॉग्स वाला इंजीनियर हो, ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बेरिंग। वो इतना प्रेशर बेर करके आ चुके हुए रहते हैं कि आसपास का प्रेशर वो लोग इजीली कोप अप कर सकते हैं, इजीली अपनी लाइफ, इसलिए वो कहीं भी जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में चले जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, आप एजुकेशन सेक्टर में आ जाइए, आप ब्यूरोक्रेसी में आ जाइए, आप नेवी में चले जाइए, आप आर्मी में चले जाइए, आप किसी सेक्टर में भी चले जाइए, तो इंजीनियर कुछ अनफेमिलियर फील नहीं करता, सब फेमिलियर ही दिखता उनको। ये सब हम कर चुके हैं। सिचुएशन अडॉप्ट कर लेते हैं, कोई भी सिचुएशन दी जाए। हाँ, जिस तरह से मैंने अडॉप्ट टू द सिचुएशन, पानी बना देते हैं, हाँ, जिस बर्तन में डाले उसका शक्ल इख्तियार कर ली, तो नाम बनते हैं रिस से। तो चलिए, मैं दोनों जो हमारे मेहमान थे आज के, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से अपने इतने लम्हात दिए हैं हमें और अपने हमारे व्यूवर्स को सैराब किया है अपने ख़यालात से। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो इन दोनों के ही जितने भी तजुर्बात हुए हैं ज़िंदगी में, उससे कम मेरी उम्र है और मैंने भी इनसे आज के इस सेशन से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बांटिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया विदर के साथ।